वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। सभी को नमस्ते। आदरणीय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और कोटि कोटि नमन। इस पूरी जीवन विद्या की अध्ययन प्रक्रिया में प्रेरक के रूप में योगेश भैया जी की उपलब्धि हमें मिली है। उनके प्रति बहुत बहुत आदर भाव। आज से हम एक नई गतिविधि की ओर बढ़ने जा रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद पर आधारित सौरभ शैक्षणिक सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था बुलढाणा द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन किशोरवयीन व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन 15 मई से 30 मई 2024 को किया गया था। चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर शिविर की प्रत्येक गतिविधियों की प्रस्तुतियां आज से होने जा रही है। इस ग्रीष्मकालीन शिविर की संकल्पनाएं, उद्देश्य तथा निष्पत्ति क्या थी, ये जानने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सचिन भैया जी तांबेकर को। मैं सचिन भैया से निवेदन करती हूँ कि वह कृपया अपना वीडियो भी ऑन रखे। भैया। जी दीदी नमस्ते। क्या मेरी आवाज सबके साथ पहुंच रही है अभी? जी आवाज ठीक है? भैया, सही से ठीक, जी जी। बढ़िया। जी दीदी धन्यवाद। आ, श्रद्धेय अग्रहार नागराज जी के प्रति जिन्होंने हमें मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद ये दर्शन देकर पूरी मानव जाति पर एक उपकार किया है, उनके प्रति मैं बहुत बहुत यहाँ पे कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस पूरी अध्ययन की प्रक्रिया में हमें हमेशा मार्गदर्शन करने वाले योगेश भैया जो आज हमारे साथ में भी है, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जो अभी 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम चल रहा है, तो उस ऑनलाइन पठन कार्यक्रम के अंतर्गत जो ग्रीष्मकालीन शिविर हुआ है, इस शिविर की तैयारी कैसे रही, उसका उद्देश्य और संकल्पना, इस संदर्भ में मुझे मेरा मंतव्य रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो सौरभ शैक्षणिक सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था के अंतर्गत यहाँ पे मानवीय शिक्षा शोध केंद्र जो चलता है, उसके अंतर्गत पिछले 3 साल से लगभग हम किशोरवयीन व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन कर रहे हैं। 2021 में इसका एक पूर्व तैयारी के रूप में महाराष्ट्र और स्थानीय बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट जो था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ प्रतिभागी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उनके साथ में हमने कुल मिला के 25 विद्यार्थी में सम्मिलित हुए थे, उनके साथ में हमने ये शिविर का आयोजन किया। तो वहां से फिर इसकी एक संकल्पना सामने आई कि हम इस शिविर का आयोजन कर सकते हैं। तो 2021 में कोरोना काल जब खत्म होने आ रहा था, तब उसमें हम स्थानीय परिवार के कुछ विद्यार्थी और संपर्क में कुछ व्यक्ति थे, उनके कुछ बच्चे, तो उनको लेकर हमने 2021 में इसका आयोजन किया था। और पिछले 2022, 2023 और 2024 इन 3 सालों में हम मई महीने में मतलब 15 से 30 मई ऐसे 15 दिन हम इस शिविर का आयोजन करते हैं।
तो 2022 में, 23 में और 2024 में जो शिविर आयोजन हुआ, स्पेशली इसमें 2024 का जो आयोजन हुआ, इसके संदर्भ में यहाँ पे मैं बात रखना चाहता हूँ। तो मुख्य रूप से इसका जो एक मुख्य थीम था, वो थीम हमने 6 बिंदुओं को केंद्र केंद्र में रखकर इसको किया था, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में 6 बिंदु जो थे, उसमें उत्साह, प्रवृत्ति परिमार्जन, उत्सव, व्यवहार कौशल, सेवा कौशल और श्रम कौशल कौशल ऐसे 6 बिंदुओं को केंद्र बिंदु में रखकर हमने इसका एक मुख्य जो बिंदु है, इसको सेंटर पॉइंट में रखकर इसका पूरा डिजाइन किया था। तो शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य हमने यहाँ पे जो कुछ 5-6 बिंदु मैंने यहाँ पे निकाले हैं, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि हमने इस शिविर का आयोजन करने से पहले यहाँ पे जो स्थानीय परिवार समूह है, यहाँ पे जो परडा में रहते हैं सानिध्य स्थली में, तो आपस में एक मीटिंग रखने के बाद में ये शिविर हमारे जागृति के लिए किस तरीके सहायक हो सकता है, इसके ऊपर एक गहन चर्चा भी हुई थी। तो इसके जो उद्देश्य हमने निकाले थे, उद्देश्य इस निम्न प्रकार है। उसमें प्रमुख पहला उद्देश्य था कि समूह स्तर पर परस्परता में दर्शन में बताई गई 3 साम्यता जो है, जो कार्यक्रम साम्यता है, कारण साम्यता है और लक्ष्य साम्यता है, इसका इसको जांचना और उसको पहचान पाना। तो जिस समूह स्तर पर हम रह रहे हैं, तो जो कुछ भी गतिविधियां संस्थान में हो रही है, तो वो लक्ष्य के अर्थ में है या नहीं है, तो उसको एक स्वयं में जांच पाए। दूसरा उद्देश्य था कि दर्शन में 3 प्रकार के जो अभ्यास बताए गए हैं, जिसमें व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास और चिंतन अभ्यास, इन सारे अभ्यासों को पुष्ट कर पाना और इन अभ्यासों को सेंटर में रखकर प्रयोग विधि से इस शिविर का संचालन हम कैसे कर सकते हैं, इसका स्वयं में जांच पाना। तीसरा उद्देश्य था कि शिविर आयोजन स्व जागृति हेतु है, इसकी स्पष्टता स्वयं में हो पाती है या नहीं। चौथा उद्देश्य है कि व्यवहार, सेवा और श्रम कौशल विकसित करना। जो विद्यार्थी यहाँ पे आने वाले थे, उन विद्यार्थियों में इन 3 कौशल को हम पुष्ट कर पाते हैं नहीं, इसकी जांच करना। पांचवा उद्देश्य था कि प्रवृत्ति परिमार्जन हेतु विविध कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना। छठवां उद्देश्य था कि उत्साह बढ़ने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का चयन करना। तो मुख्य रूप से मुझे ऐसा लगता है कि 6 मुख्य उद्देश्यों को लेकर हमने इस शिविर को सब समूह परिवार समूह यहाँ पे जो रहते हैं, और योगेश भैया के मार्गदर्शन में इसको हमने थोड़ा डिजाइन करने का प्रयास किया था। तो ये मुख्य रूप से शिविर के उद्देश्य हुए। शिविर इन 6 बिंदुओं को लेकर, उद्देश्यों को सेंटर पॉइंट में रखकर शिविर की जो कार्यवाही हुई, तो शिविर की कार्यवाही में मुख्य रूप से 3 बातें आती है। एक शिविर की पूर्व तैयारी, शिविर के दरमियान की तैयारी और शिविर संपन्न होने के बाद में की तैयारी। तो इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत मैं इसको यहाँ पे आगे की जो गतिविधि रखना चाहता हूँ। तो शिविर की पूर्व तैयारी के संदर्भ में पहले तो एक ग्रुप तैयार किया गया था कि जो कनेक्टेड दर्शन से कनेक्टेड जो अभिभावक है, उन अभिभावकों के साथ संपर्क बनाया जाए और उनका एक ग्रुप क्रिएट किया जाए। तो ग्रीष्मकालीन शिविर इस नाम से हमने इसको एक ग्रुप तैयार किया था। इस ग्रुप के अंतर्गत अभिभावकों के साथ में एक जूम मीटिंग होती थी। जूम मीटिंग में हालांकि बहुत सारे अभिभावक इस बार जो हुआ, तो एक 8 से 10 अभिभावक थोड़े इसमें मीटिंग में रहते थे। इसमें संख्या तो कम थी, लेकिन ग्रुप में जो कुछ भी मैसेजेस जाते थे, मैसेजेस के माध्यम से सभी अभिभावक इस गतिविधि में सम्मिलित थे। तो अभिभावकों के साथ में जूम मीटिंग करना शिविर की पूर्व तैयारी को लेकर। बाद में स्थानीय परिवार समूह के साथ में इस पूरे शिविर का आयोजन हेतु इसका पूरा मीटिंग करते रहना और उसका प्लानिंग करते रहना। एक आउटलाइन अंतिम करना, उसके अनुरूप शिविर की दिनचर्या सुनिश्चित करना। आगे वाला मुद्दा की जो लिंक शिविर के लिए जो शिविरार्थी सम्मिलित होने वाले हैं, तो उनके लिए लिंक जनरेट करना और विद्यार्थियों की संख्या अंतिम करना। बाद में आता है कि शिविर का एक टेंटेटिव जो व्यय, मतलब जो खर्च आने वाला है शिविर के लिए, तो उसको अभिभावकों के सामने मीटिंग में रखना। आगे वाला मुद्दा था कि स्थानीय परिवार समूह एवं इच्छुक अभिभावकों को एक जिम्मेदारी के लिए आह्वान करना और उनको जिम्मेदारी उनकी सुनिश्चित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। बाद में जो शिविर संचालन हेतु अलग अलग
यहाँ पे जिम्मेदारी आती है, जिसमें मुख्य रूप से किचन व्यवस्था आती है, बाद में यहाँ पे निवास व्यवस्था आती है, कुछ आउटिंग्स वगैरह डिजाइन करते तो आउटिंग्स की एक आउटलाइन आती है ना। तो अलग अलग उसमें जो कुछ भी गतिविधियां होने लगी, जैसे इस बार प्रोजेक्ट वर्क था तो प्रोजेक्ट वर्क को लेकर, बाद में यहाँ इस बार यहाँ पे एक कारपेंट्री वर्कशॉप हुआ तो वर्कशॉप को लेकर, तो इस संदर्भ में आवश्यक जो कुछ भी पूर्व तैयारी है उस पूर्व तैयारी की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस संदर्भ में शिविर की पूर्व तैयारी को लेकर थोड़ा काम किया गया था। बाद में दूसरा मुद्दा इसमें आता है कि शिविर के दरमियान होने वाली तैयारी। इसमें जो हमने शिविर की पूर्व तैयारी को लेकर जो प्लानिंग किया है, तो एज पर प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है नहीं, इस पर थोड़ा वर्कआउट करना। आगे का मुद्दा है कि शिविर मतलब जो दरमियान की तैयारी है उसको लेकर जो कुछ कोर कमेटी यहाँ पे थी, तो कोर कमेटी थोड़ा रात में एक आधा घंटा या फिर हम बीच बीच में एक आधा घंटा आपस में बैठते थे और एज पर प्लानिंग शिविर चल रहा है क्या नहीं, वर्कआउट हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर एक एक दूसरे का फीडबैक लेने की सब कोर कमेटी बैठकर इस पर चर्चा करते थे। शिविर समाप्ति के बाद के तैयारी में लेकर जो यहाँ पे निवास व्यवस्था की गई है, वर्कशॉप के लिए जो कुछ तैयारी की गई है, उसका एक अंतिम अकाउंटिंग क्या हुआ है, इसको समूह के ऊपर समूह के साथ में साझा करना और उसका फीडबैक लेना। तो इस तीन बिंदुओं को लेकर शिविर पूर्व तैयारी, शिविर के दरमियान की तैयारी और शिविर समाप्ति के बाद में की तैयारी, तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा वर्कआउट किया था। इसमें मुख्य रूप से फीडबैक मीटिंग जब हमारा लास्ट टाइम हुआ था या फिर दो शिविरों के बाद में भी हुआ था, एक यहाँ पे समूह परिवार जो बैठे थे तो हमें लर्निंग क्या हुआ इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा चर्चा हो रही थी, क्योंकि हम देखते थे कि बहुत अलग अलग राज्यों से अलग अलग विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हो रहे थे। उन अभिभावकों के साथ में जो संपर्क हुआ, संपर्क के बाद में कुछ अभिभावकों का यहाँ पे आना भी हुआ, तो इन सब के साथ में जो बातचीत हुई, बातचीत के संदर्भ में ये यहाँ पे जो कुछ गतिविधियां शिविर के दरमियान हुई, तो ये सब लर्निंग हमें क्या हुआ इसके ऊपर फीडबैक आपस में लेते रहते थे। तो मुख्य रूप से सभी का एक कॉमन पॉइंट आया कि इसमें जो व्यवहाराभ्यास है वो व्यवहाराभ्यास को थोड़ा एक हमें एक अवसर मिलता है कि जो अभिभावक यहाँ पे आते हैं या फिर विद्यार्थी आते हैं तो विद्यार्थियों के साथ में जो व्यवहार कौशल हमारा वृद्धिंगत होता है तो वो हमें काफी फलदायी होता है। ऐसा एक कॉमन पॉइंट इसमें सबके माध्यम से आया था। तो इस संदर्भ में यहाँ पे इस बार शिविर जो डिजाइन हुआ था, तो शिविर मुख्य रूप से इसकी जो आउटलाइन थी, क्योंकि इस ग्रुप में काफी अभिभावक भी इस शिविर में यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, तो इसमें एक आउटलाइन यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सुबह 5:30 बजे जागरण होता था, 6 बजे से 7 बजे तक उनका खेल एवं व्यायाम होता था, बाद में 7 से 7:30 बजे तक उनका यहाँ पे फलाहार होता था, 7:30 से 8:30 बजे तक सेवा कार्य होता था, बाद में 8:30 से 9:30 10 बजे तक उनको तैयारी के लिए विद्यार्थियों को तैयारी के लिए समय दिया जाता था। 10 बजे मतलब 9:30 बजे यहाँ पे आने के बाद में 9:30 से 10:30 बजे तक CVMS का 1 घंटे का क्लास चलता था। बाद में 11 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे उनका एक भोजन के लिए उनको ब्रेक दिया जाता था और 12 से 3:30 बजे तक कारपेंट्री वर्कशॉप चलता था जो 22 तारीख तक चला था, 15 तारीख से 22 तारीख तक। बाद में उनका वर्कशॉप खत्म होने के बाद में 3:30 से 4 बजे तक एक और छोटा ब्रेक होता था जिसमें चाय या फिर शरबत इसका एक ब्रेक होता था, फलाहार वगैरह कुछ। और फिर 4 से 5 बजे तक प्रोजेक्ट वर्क को लेकर सब विद्यार्थी सम्मिलित होकर जो ग्रुप वाइज उनको डिवाइड किया गया था, तो ग्रुप वाइज बैठकर और जो उनके मेंटर्स है, मेंटर्स सभी विद्यार्थियों के साथ में यहाँ पे चर्चा करते थे। ये एक काम वहाँ पे होता था वर्कशॉप प्रोजेक्ट वर्क को लेकर। बाद में प्रोजेक्ट वर्क खत्म होने के बाद में श्रमाभ्यास चलता था, तो 5 से 6 बजे तक उनका श्रमाभ्यास चलता था। 6 से 7 बजे तक उनको फिर तैयारी के लिए छोड़ा जाता था और 7 से 8 बजे तक उनका रात्रि का भोजन और 8 से 9 बजे तक फिर से एक बार उनका मूल्यांकन सत्र। तो इस तरीके से इनका एक ओवरऑल इसका एक आउटलाइन शिविर का एक दिनचर्या जो थी, दिनचर्या इस प्रकार से सेट की गई थी। तो ओवरऑल इसको शिविर डिजाइन करने से पहले
जो हमारी 3-4 मीटिंग यहाँ पे हुई थी, उस 3-4 मीटिंग में हमने इसको इस तरीके से देखा था कि हमने जो कुछ भी बिंदु यहाँ पे निकाले थे, उस बिंदु को कोर्स के रूप में लिया था, और कोर्स के रूप में लेकर उनको मेन पॉइंट, उसकी कार्यवाही किस तरीके से की जाएगी और उसका आउटकम क्या निकलेगा, तो आउटकम को लेकर इसको हमने इसमें डिजाइन किया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर एक मेरा वीडियो ऑफ करके इसमें जो बिंदु यहाँ पे मैंने मीटिंग में रखे थे, तो यहाँ पे वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने किस तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में, हमने जैसा एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे शिविर की जो मेरी आवाज पहुंच रही है ना दीदी? हाँ भैया, आ रही है। यस, ओके। तो ग्रीष्मकालीन शिविर में हमने जैसा एक एग्जाम्पल के रूप में बताना बताना चाहता हूँ कि जैसा हमने एक कोर्स वर्क निकाला कि शारीरिक विकास, मतलब सुबह की जो गतिविधि यहाँ पे होती थी, तो इस कोर्स को हमने शारीरिक विकास, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, तो शारीरिक विकास को लेकर पॉइंट हमने निकाले कि भाई शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, शारीरिक क्षमताओं को पहचानना है, विकसित करना, शारीरिक आत्मविश्वास का निर्माण, टीम बिल्डिंग को मजबूत बनाना, खेल भावना को बढ़ाना, मांसपेशियों और जोड़ों की क्षमता को पहचानना और बढ़ाना, सांस पर नियंत्रण पाना, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाना, हृदय की कार्यक्षमता बढ़ाना, मोटापा कम करना और वजन संतुलित करना, लचीलापन और इसको लेकर अनुशासन, नियमों की मान्यता, पालन और आदत। तो इसके हमने इस मुख्य उद्देश्य, शारीरिक विकास को लेकर ये उद्देश्य निकाले थे, और इसके आउटकम्स, मतलब उसको निष्पत्ति के रूप में हम देख पाते हैं। तो निष्पत्ति इसमें क्या आती है, तो किसी की शारीरिक कमजोरियों को पहचानता है, खेलों को रुचि दिखाता है, समूहों को जानता है, शारीरिक गतिविधि को पहचानता है, सहज खेल में संलग्न रहता है, खेल की गति के अनुसार अपनी भूमिका को जानता है, खेल के नियमों का पालन करता है, खेल की तकनीक और कौशल हासिल करता है, दूसरों को स्वयं खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है, खेल के प्रति अपने विचार व्यक्त करता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में खेल के महत्व और एक दूसरे को बताता है। तो इसको एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि आगे जो हमारे जो मेंटर्स है, मेंटर्स में अपनी अपनी हर गतिविधि के अनुसार अपना अपना मंतव्य यहाँ पर रखने वाले, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि हम शिविर की पूर्व तैयारी के दरमियान हम सब लोग जो बैठे थे, तो हमने सब गतिविधियों को इस तरीके से, उस गतिविधि का उद्देश्य, उसका संचालन किस तरीके से होगा और उसका आउटकम क्या निकलेगा, तो ऐसे पूरे जो कुछ भी बिंदु आते थे खेल को लेकर, साथ में जो आउटिंग्स होने वाली थी, आउटिंग्स में जंगल भ्रमण और जो कुछ गतिविधियां रहेगी, तो उसके आउटकम्स क्या क्या निकलेंगे, इसको लेकर हम सब बैठे थे, और उसका पूरा उद्देश्य, उसका संचालन किस तरीके से होगा और उसका निष्पत्ति किस तरीके से आएगा, इसके ऊपर समूह के साथ में बैठकर चर्चा की गई थी। इस बार का जैसा हम हर बार देखते हैं कि शिविर में एक मुख्य सेंटर पॉइंट रहता है। 2022 में जो हमने शिविर संचालन किया था, तो उसमें एबिलिटी टेस्ट एक सेंटर पॉइंट था। सेकंड टाइम में 2023 में जो शिविर हुआ, तो उसमें हमने करियर एंड इंटरेस्ट, इस पार्ट को थोड़ा हाईलाइट किया था, तो उसमें वो सेंटर पॉइंट था। इस बार का सेंटर पॉइंट हमारा था सेवा कार्य। तो सेवा कार्य को लेकर आउटिंग्स में हमें यहाँ पे गजानन महाराज जी का एक संस्थान है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जो सेवा का कार्य चलता है। तो सेवा कार्य बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए हमने ग्रुप वाइज लेके गए थे वहाँ पे, और उनका पूरा 2 दिन वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन बच्चों के साथ में चला, और उनके बच्चों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उनका फीडबैक लेते समय में, मूल्यांकन सत्र में, तो बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि किस सिस्टमेटिक तरीके से सेवा कार्य भी चलता है, मतलब सेवा भी एक सीखने की वस्तु किस तरीके से हो सकती है, विषय वस्तु, इसके ऊपर बच्चों का एक काफी सूक्ष्मता से ध्यान गया, ऐसा हमारा एक ऑब्जर्वेशन इस बार का रहा। तो उसी को लेकर हमने फिर संस्थान में भी उनको सेवा कार्य को लेकर हमने जो लगभग 55 प्रकार के सेवा कार्य यहाँ पे निकाले थे। तो बच्चे काफी मजबूती से यहाँ इस पूरे सेवा कार्य में लगे हुए थे। तो मतलब बच्चों में एक रुचि इस प्रक्रिया को लेकर है, इसका सभी सभी का इसके ऊपर ध्यान भी गया था।
तो बाकी जो गतिविधियां है पूरे पॉइंट वाइज, तो इसमें सभी जो मेंटर्स इसमें अपना जिम्मेदारी का वहन कर रहे थे, तो वो अपने अपना मंतव्य यहाँ पे रखने वाले थे। तो शिविर का मुख्य उद्देश्य, उसका संचालन किस तरीके से हुआ, उसकी कार्यवाही और उसकी एक आउटलाइन और उसकी दिनचर्या, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो मुझे सभी लोगों ने धीरतापूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। उत्साह, प्रवृत्ति, परिमार्जन, उत्सव, सेवा, श्रम, व्यवहार कौशल, इन संकल्पनाओं के साथ शिविर का आयोजन किया था। उनकी कोर्सेज क्या थी, उनके उद्देश्य क्या थे, और उसमें से जो भी निष्पत्ति निकली वो बच्चों के लिए कितनी सुखदाई रही, ये सभी मुद्दों के साथ आपने बहुत अच्छी से प्रस्तुति रखी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हम आगे की कड़ी को लेंगे। कल सत्र में हमने पति पत्नी परस्परता में सभी मूल्यों के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता को योगेश भैया जी द्वारा समझा। इस विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए मैं मंजुषा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। मंजुषा दीदी। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। जी। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। योगेश भैया के प्रति भी कृतज्ञता। कल के सत्र में योगेश भैया ने पति पत्नी के परस्परता में विश्वास निर्वाह की निरंतरता, इस कड़ी को आगे बढ़ाया। इसमें जो मूल्य है ये बताए। जितना मैं पकड़ पाई उतना बताने का प्रयास करती हूँ। इसमें कुछ गलत हो तो सुधार कर सकते हैं। इसमें स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, निष्ठा, सरलता, सौहार्द्रता, अनन्यता का भाव पूर्वक वस्तु सेवा समर्पण के रूप में पति पत्नी के संबंध में विश्वास निर्वाह की निरंतरता प्रदीर्घ है। प्रदीर्घ निर्वाह में मानव लक्ष्य को पहचानते हुए और व्यवस्था की धारक वाहकता में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, परिवार व्यवस्था की मूल इकाई है। ये सभी अवधारणाओं की स्पष्टता पति पत्नी संबंध में आवश्यक है। और संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, ये 4 आयामों की स्पष्टता पति पत्नी संबंध में आवश्यक है, ये बताया। पति पत्नी संबंध में पात्रता और योग्यता विकास में एक दूसरे को पूरक होते हैं। इस सभी मुद्दे ध्यान में रखते हुए मूल्यों का परिचय करने से पति पत्नी संबंध में विश्वास निर्वाह की निरंतरता और मूल्य स्पष्ट होते हैं। जैसे कि स्नेह मूल्य, बहुत संतुष्टि और प्रसन्नता, ऐसे व्यवहार। स्नेह की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में, संस्कृति सभ्यताओं के अर्थ में, मानव लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में, और पति पत्नी की पात्रता और योग्यता विकास के अर्थ में स्नेह है। पति पत्नी संबंध में एक दूसरे का ध्यान आकर्षण होता है और यह ध्यान आकर्षण ही मौलिकता है। पति पत्नी संबंध में समानता ही मौलिकता है और समानता के आधार पर मूल्यों को समझने का प्रयास करते हैं तो पति पत्नी संबंध में अनुभवगामी प्रक्रियाओं में से संबंध स्वीकार होता है। और समानता के आधार पर पति पत्नी में स्नेह, संतुष्टि, प्रसन्नता और स्वयं स्फूर्त मिलन सानिध्य, यानी कि साथ देना होता है। स्वयं स्फूर्त मिलन सानिध्य, यह मिलन सानिध्य एक मन दो शरीर के रूप में, एक लक्ष्य दो शरीर, जागृति ही लक्ष्य है। जागृत होना यानी स्वतंत्र होना और स्वराज्य में भागीदारी करना। पति पत्नी संबंध में विश्वास निर्वाह की निरंतरता में स्नेह मूल्य, सुखद स्थिति निर्मिति, वातावरण निर्मिति, हम स्नेह मूल्य पहचानते हैं। और गौरव मूल्य बताया। गौरव मूल्य पति पत्नी में विकास का अवधारणा स्पष्ट होना, जागृति की परंपरा से दाम्पत्य जीवन शुरू होकर आगे परिवार में शिक्षा के आयाम, चेतना विकास के आयाम को समझेंगे।
पति पत्नी गौरव मूल्य की मौलिकता को स्वयं की जागृति के लिए स्वीकार कर पाएंगे, ये भी बताया। और सम्मान, पति पत्नी एक दूसरे के पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं, प्रभाव करते हैं, उन प्रभाव को समझ पाना, स्वीकार पाना, वैसे बदलाव अपने व्यक्तित्व में लाना और धीरे धीरे एक मन दो शरीर की ओर बढ़ता हुआ यह संबंध एक दूसरे के जागृति के लिए और समझदारी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो परिश्रम होते हैं वो यानी कि सम्मान। प्रेम, अनन्यता, दाम्पत्य जीवन में जो समझ बनी, जो आचरण बना, जो जागृति के लिए रास्ता बना, व्यवहार बना, सहअस्तित्व हुआ, यही सहअस्तित्व पति पत्नी में प्रेम के रूप में प्रकट होता है। ये भैया जी ने बताया था कल। उस प्रकार स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, इस मूल्य के साथ दाम्पत्य जीवन एक वैभव को प्राप्त करता है। बाद में निष्ठा, जीवन शरीर को संचालित करता है, तो शरीर व्यवस्था के प्रति निष्ठा, जीवन में जागृति के प्रति निष्ठा, इस रूप में शरीर यात्रा के प्रति निष्ठा, इस रूप में दाम्पत्य जीवन में शरीर यात्रा के प्रति निष्ठा, तो यही शिष्टता है। यही पति पत्नी संतान को जन्म देती है तो माता पिता कहलाते हैं, तो ये निष्ठाएं प्रकट होती है। इसका परावर्तन आगे पीढ़ी में होता है, यही उत्सव समझ में आता है। पति पत्नी संबंध व्यवस्था के प्रति निष्ठा प्रकट करता है। बाद में सरलता, जो जो विकास हुआ उसे पहचानना, जागृति के अर्थ में जो दाम्पत्य क्या क्या कर रहे हैं उसे देख पाना, स्वीकारना, ये सरलता। और जागृति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, दाम्पत्य जीवन के रूप में अपने महत्व को समझते हुए एक दूसरे के अभ्यास को स्वीकारना, ये सरलता, ये बताया था। और सौहार्द्रता, स्पष्टता से मूल्यांकन, व्यक्तित्व और प्रतिभा में जो काम है उसे सहजता से प्रस्तुत कर पाए दूसरे दाम्पत्य के सामने, इसे सौहार्द्रता कहेंगे। और अनन्यता, जागृति के लिए अनन्यता, वस्तु सेवा समर्पण के रूप में पति पत्नी में विश्वास निर्वाह की निरंतरता। बस इतना पकड़ पाई दीदी मैं। धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से रखा। कल का पूरा रिवाइज भी हो गया और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए संबंध निर्वाह मूल्यों की मूल्यों पर चर्चा करने के लिए मैं योगेश भैया को आमंत्रित करती हूँ। सचिन भैया और मंजूषा दीदी, आप दोनों की प्रस्तुति, तो मुख्यतः जो प्रस्तुति का उद्देश्य, वैशाली जी अभी माइक ऑफ नहीं हुआ है प्रमोद जी का। थैंक यू। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो जो सचिन भैया की प्रस्तुति से मुझे लगता है कि हमको कुछ प्रक्रियाओं का विश्लेषण सुनने को मिला। अभी हमारे सामने मुख्य मुद्दा है कि ये मूल्य हमारे में कैसे विकसित हो, मूल्यमयता हमारे में कैसे विकसित हो और हम उसको आगे पीढ़ी तक कैसे ट्रांसफर कर पाए। तो एक सतत सोच विचार से हम आप सभी को इन अभ्यासों को लेकर अब काम करने की आवश्यकता लगती है और ऐसे कार्यक्रम डिजाइन करने की आवश्यकता हो मुझे लग रही है। आगे वर्ष गर्मी की छुट्टियों में आप में से जितनों को संभव होगा
15 मई से 30 मई तक, और मैं ये भी कहूंगा कि 15 मई से 15 जून तक 1 माह का समय, यदि आप में से कोई बंधु भगिनी समय देना चाहे तो मुझे लगता है देना चाहिए। और वर्ष भर में हमारा जो सोच विचार है, उस सोच विचार को हमारी स्वयं की प्रवृत्तियों में आने के लिए हमारा सबका उत्साह बने रहना बहुत बहुत आवश्यक है। आप सबके ध्यान में ये आ रहा होगा कि उत्साह बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है। और विशेषकर जब हम एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के साथ रेजोनेट करने की सोचते हैं, सहअस्तित्व के साथ हमारा होना समझने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे स्थिति में उत्साहवर्धन एक आवश्यकता है, जिसमें कि हमें बार बार यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल रियलिटी और हमारे में जो उत्साह रूपी खुशी विकसित होती है, उसका अर्थ हम सार्वभौमता के साथ जोड़ते हैं। और ऐसा सार्वभौमता के साथ जोड़ने में ही हमारा निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण, ये प्रक्रिया हम में घटित होती हैं। संवेदनाओं में जब तक हम जीते हैं तो उसमें जो आवेश आते हैं, उन आवेशों को उत्साह तो नहीं कहा जाएगा। उत्साह स्वभाव गति में समझ में आता है, और ऐसे स्वभाव गति में होने के लिए हम आप सभी को हमारी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए एक मानव के रूप में, एक मानव के हैसियत से हमें अपने कार्यक्रम को तैयार करने की आवश्यकता, और साथ हम लोग कर लेते हैं तो जितने हमने अभी 7 संबंध अभ्यास में लिए, उन सभी 7 संबंध का अभ्यास हमें इस प्रकार के अभ्यास से, जो 1 महीने का अभ्यास प्रस्तावित है, अभी से आप अपना समय आरक्षित कर सकते हैं। और इस तरह से अब हम एक मेथोडिकल वे से, एक तरीके से, और विशेष करके ये शैक्षिक तरीका है, ना तो कोई आरोप प्रत्यारोप, ना कोई गिला शिकवा शिकायत, ना ही एक दूसरे के लिए उलाहना। अभी मैं एक मानव हूं और मैं स्वयं मानवता का अध्ययन करता हूं या करती हूं, और मैं समझना चाहती हूं कि मेरे में अपवर्ड पोटेंशियल क्या है, ऐसा अपवर्ड पोटेंशियल जो मुझको निरंतर खुशी प्रदान कर दे, मेरी पात्रता को विकसित कर दे, योग्यता को विकसित कर दे, और शिक्षा से अच्छा, सटीक, परिणामकारी, प्रभावशाली कार्यक्रम नहीं है। जब हम आगे पीढ़ी को तैयार करते हैं तो स्वाभाविक रूप में उसमें उपकार भाव के सिवाय शिक्षा के कार्यक्रम विकसित नहीं होते। तो एक छोटा सा प्रयास हम आप कर सकते, और इन प्रयास में
हम अपनी जागृति के लिए अनेकों कोण दिशा अपने में पहचान सकते और अपना उत्साहवर्धन हमारा हो सकता है, और साल भर इस उत्साह के साथ हम और अधिक गहराई प्राप्त कर सकते, क्योंकि उत्साह हुआ तो ही प्रवृत्ति में परिमार्जन के लिए रास्ता बनता है। संवेदनाओं में सुखी दुखी होकर, परेशान होकर, जूझ कर जो होना है वो भी नहीं होता, बल्कि भय की प्रवृत्ति, प्रलोभन की प्रवृत्ति, विशेष करके भय प्रवृत्ति को ही कोई हम काम नहीं कर पाते। तो भयमुक्त होने के क्रियाकलाप, इसके लिए उत्साह और अपनी प्रवृत्तियों में परिमार्जन, और जो जो प्रवृत्ति में आया, सकारात्मक आया, उसका उत्सव। इस प्रकार से हम बच्चों के साथ ये कार्यक्रम कर सकते, और हम अभ्यास ये करेंगे कि हमारे में मूल्यमयता कैसे पहुंच सकती है, इसका मार्ग क्या, रास्ता क्या, उपाय क्या। तो कुछ उपाय योजना अभी सचिन भैया ने प्रस्तुत की, और कल से जो जो बंधु भगिनी इसमें डिजाइनिंग में, प्लानिंग में भाग लिए हैं, वे स्वयं भी ये व्यक्त करने की कोशिश करेंगे कि उनकी मानसिकता में क्या अंतर आया। ऐसा मुझे लगता है कि कल से हम समझने की कोशिश करेंगे। कल तक हमने जो अभ्यास है संबंधों के, उनमें कुछ चर्चा की, और आज हम इन सभी संबंधों के अभ्यास, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, ये तीन मूल्यों के अंतर संबंध पर आधारित व्यवस्था, जिसे मानवीय व्यवस्था कहते हैं, और ऐसे मानवीय व्यवस्था का जो हमारे में एक चाहना है, हम चाहते हैं व्यवस्था, तो हम कैसे व्यवस्था को समझ सकते हैं, और इन संबंधों में कितनी विशालता है। प्रत्येक संबंध अपने में एक विशालता लिए हुए है, और इन विशालताओं में, जैसा कि हमारी जो प्रारंभिक चर्चा हुई, स्नेह मूल्य, प्रेम मूल्य और विश्वास मूल्य, इन इन तीन विशाल मूल्यों से कैसे हम संबंध की ऊंचाई, और इस ऊंचाई का तृप्ति बिंदु है व्यवस्था, और ऐसे व्यवस्था में हम जी सकते हैं, सुखी हो सकते, अन्यों को सुखी कर सकते। इसको समझने का प्रयास किया। अब हम इसके जो कोर एरिया है, वो कोर एरिया है हम स्वयं मानव। स्थापित मूल्यों को समझने वाला मानव, शिष्ट मूल्य को समझने वाला मानव, वस्तु मूल्य को समझने वाला मानव, संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था को समझने वाला मानव, जो दृष्टा है, कर्ता है, न्यायकारी है और भोक्ता है। मानव इकाई स्वयं दृष्टा है, यानी देखने वाला है, अर्थात समझने वाला है। मानव इकाई ही करता है, यानी करने वाला है। मानव इकाई ही भोक्ता है, और मानव इकाई ही न्यायकारी है। यह स्पष्ट होना, और ऐसा स्पष्ट होना ही मानव मूल्य है। इस प्रकार हम
मानव मूल्य को समझते हैं और मानव मूल्यों को समझकर हम काम करते हैं। पहला है कि हम दृष्टा पद में काम करते हैं तो हमें दिखता रहता है या हमको समझ में आता है। तो अब इसका जो सहज संबंध है या कोरिलेशन है वो हम संबंधों में देख सकते हैं। अभी संबंधों में ये जैसे हमने स्थापित संबंध, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य के अंतर संबंध की चर्चा की, और यदि उसमें हमारे ऑब्जर्वेशंस नहीं है, हमारा निरीक्षण नहीं है, उस स्थिति में अभी जैसा हो रहा है भ्रम की स्थिति, और भ्रम की स्थिति में हम इन्हीं संबंधों में संवेदनाओं से सुखी होने के प्रयास से और उन संबंधों की मर्यादा हमसे छूटती है, और इसीलिए कभी सुखी कभी दुखी, तनाव, और एक तनावग्रस्त स्थिति हमको संबंधों में अर्थात व्यवस्थाओं में विशेष करके 3 पीढ़ी के साथ जो कंसंट्रेशन चाहिए, 3 पीढ़ी की जो एकाग्रता चाहिए, वो एकाग्रता मिल नहीं रही है। इसका प्रधान कारण है कि हम स्वयं मानव मूल्य को समझे बिना हम आज संबंधों में अपेक्षा रूप में और व्यवहार करते। तो जब तक संबंधों में अपेक्षा है तब तक भय बना रहेगा। तो मानव मूल्यों के अध्ययन की जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में प्रधानता मुझे ऐसा लगता है कि हमें मानवीयता पूर्ण आचरण अर्थात मानवीय आचरण की फ्रेम विस्तार से, और न केवल फ्रेम बल्कि उसका एक आचार संहिता मानव मूल्य के अध्ययन से और हमें मिल सकती है। और मानव मूल्य के अध्ययन के साथ हम जीवन मूल्य के प्रकाश में, क्योंकि जीवन में होना है विश्राम और मानव में होना है समाधान, तो जीवन में विश्राम, मानव में समाधान, और यही समाधान स्थापित मूल्यों में, शिष्ट मूल्यों में और वस्तु मूल्य में झलकता है। फलस्वरूप मानव में समाधान हमें भाव, सेवा, वस्तु, इन 3 आयामों से समझ में आती है। फिर से एक बार, जीवन मूल्य की रोशनी में मानव मूल्यों के अध्ययन से जीवन में विश्राम, मानव में समाधान, ये स्थिति हमें अब निरंतर बनाए रखने का अभ्यास होना है। और इसका प्रभाव या इसका परिणाम संबंधों में भाव, सेवा और वस्तु, यह कार्यक्रम के रूप में निकल कर आता है। फलस्वरूप स्थापित संबंधों में मूल्य, मर्यादा, स्वाभाविक शिष्टता, सेवा
और वस्तु जो कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में झलकता है। इसलिए हम आप सभी को, मेरा ऐसा सोचना है कि हमें स्वयं के मानव होने पर अब अधिक गहराई के साथ, क्योंकि शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, वस्तु मूल्यों के स्पष्टता से हम आप सभी को एक स्वभाव गति का अनुमान होता है, आश्वस्तियां मिलती हैं, और ये मानव अपेक्षा से जुड़ता भी है। और इसमें क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, समाधान कैसा है, उसका स्वरूप पूज्य बाबा जी ने दर्शन में, वाद में, शास्त्र में और संविधान में डिटेल हम सबको प्रस्तुत किया है, और आगे हम ये सबको पढ़ने वाले हैं। तो हम सभी को कर्तव्य और दायित्व ये दोनों बोध होने वाला है, और अनुकरण से हम आप संबंधों में अभ्यास भी कर रहे हैं या करने वाले हैं और करेंगे, और हम शिक्षित भी होंगे। अब हम मानवीय व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं मानव मूल्य के रूप में। अब हमारी जो स्थिति है अस्तित्व में, वो ज्ञान अवस्था के रूप में है। सहज ही हम कल्पना कर सकते कि हम ये जो 40, 45, 50 लोग हैं, एक एक कल्पना कि हम आप सभी लोग ज्ञानाकार में होने का प्रयास करते हैं, यानी हम ज्ञान अवस्था के रूप में, ज्ञान अवस्था का गुण, ज्ञान अवस्था का स्वभाव, ज्ञान अवस्था का धर्म रूप तो पहले ही मिला हुआ है, तो ज्ञान अवस्था का गुण का अभ्यास करते हैं, ज्ञान अवस्था का स्वभाव में होने का अभ्यास करते हैं, ज्ञान अवस्था का धर्म में होने का अभ्यास करते हैं। तो ये कितनी सुखद स्थिति होगी कि हम सभी ज्ञान अवस्था की इकाइयां होने के रूप में हम एक दूसरे को पहचान पाए, और उससे जो एक दूसरे को उत्साह मिलेगा, एक दूसरे की प्रवृत्तियों को परिमार्जित करने का स्पेस मिलेगा, समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, साधन मिलेगा, और जैसे जैसे हम अचीव करने लगेंगे, गुण स्वभाव दो ही तो अचीव करना है, और ये दो के अचीवमेंट से ही हमको सुख का संदर्भ, जो हम सुख धर्मी हैं, जो अभी अज्ञात है, वो ज्ञात होगा। तो जो काम होना है ज्ञान अवस्था की इकाई में, यदि काम होना है, तो हम आपको एक दूसरे का गुण और स्वभाव, ऐसे हम काम करते हैं, तो ज्ञानावस्था के साथ काम करने का एक उत्सव हम आप मना सकते हैं। तो ऐसे उत्सव मनाने के अर्थ में मानव मूल्य समझ में आना और स्वयं पर काम करना, और दूसरे मानव को भी ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में पहचान पाना, मेरे अनुसार बहुत छोटा सा मुझे जो समझ में आता है, वो दो ध्रुव समझ में आते हैं काम करने की।
एक, परिवार में 3 पीढ़ी के साथ अंतर संबंध को समझना, और दूसरा, शिक्षा के कार्यक्रम में संलग्न होकर और गहराई से आगे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इन मूल्यों के अभ्यास के साथ स्वयं काम करके जो हमारे में उत्साह आया, उस उत्साह को ट्रांसफर करना, जो हमारे में प्रवृत्ति परिमार्जन हुआ, वह प्रवृत्तियां ट्रांसफर करना, और जो हमारे में उत्सव आया, उन उत्सवों को ट्रांसफर करना। तो इन 2 छोटे आयामों में ज्ञान अवस्था को अगर हम देखने जाएंगे, संसार को देखने जाएंगे, तो 700 करोड़ लोग हैं। और अगर आप 700 करोड़ लोगों की अगर अपन जिंदगियां देखने जाएंगे, तो एक ही लाइन आ जाती है, वो है कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में इन कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने के लिए अगर अपने सुख दुख से ऊपर उठ करके भी सोचेंगे, तो ये बहुत ही भयावह है, डरावना है। लेकिन इससे डर के, है ना, ये सोच विचार बंद करके रिजल्ट तो कुछ आएगा नहीं, उल्टा भय बढ़ेगा। तो एक क्रांति की बाबा जी ने प्रेरणा दी है, एक रास्ता दिया है, साहस का रास्ता दिया है कि ये जो संवेदना से सुखी दुखी होने का क्रियाकलाप को स्वेच्छा से, इसके प्रति जो आकर्षण है, उसमें निराकर्षण होकर अस्तित्व सहज व्यवस्थाओं के साथ अपनी मानसिकता को तालमेल करने का यदि प्रयास करेंगे, तो छोटे से सही अपने कदम आगे बढ़ेंगे। और बढ़ते हुए कदमों का प्रभाव, मुझको लगता है, यही अब हम सब देखने का अभ्यास करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स हो गया है, उन कॉम्प्लेक्सिटीज को पहले एक्सेप्ट होना कि ये कॉम्प्लेक्स है, और उन जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से पहचान पाना, उसको कैटेगराइज कर पाना, ये भी एक आवश्यक अध्ययन है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज का अध्ययन के लिए और मानव मूल्य की पृष्ठभूमि में मुझको लगता है हमें कंटेम्पररी यानी प्रचलित मनोविज्ञान का परिचय होना आवश्यक है। जब हम स्वयं पर काम करते हैं, तो हमको मनोविज्ञान का परिचय होना आवश्यक लगता है। जब हम संबंधों में काम करते हैं, मानव मानव संबंध में काम करते हैं, तब हमें समाज शास्त्र का परिचय होना आवश्यक है। और हम जब शेष प्रकृति के साथ संबंध पर काम करते हैं, तब हमें अर्थशास्त्र का पता होना आवश्यक है। इन 3 शास्त्रों को इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। तो मेरा प्रस्ताव है कि मानव मूल्यों के अध्ययन के लिए कक्षा 11वीं 12वीं का, यदि आपको हिंदी इंग्लिश में मनोविज्ञान की पुस्तक मिल जाए, समाज शास्त्र की पुस्तक मिल जाए, अर्थशास्त्र की पुस्तक मिल जाए, एक बार ये जो 150-200 पेज का होगा, कुल मिलाकर के ये 600 पेज होंगे अधिकतम। हम तो अभी काफी दूर आ गए, 45, 50, 55, 60 के व्यक्ति होंगे हमारे सामने। मुझको लगता है ये 5-6 घंटे के सिवाय का अधिक काम नहीं। अब उसमें पहचानने का प्रयास करना है कि मानव मानसिकता पर ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये कितने प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। और हमारे पहले के जो सभी चर्चाएं हैं, स्थापित मूल्यों की चर्चा हमारी हुई है,
इष्ट मूल्य की चर्चा हुई है और वस्तु मूल्य की चर्चा हुई है। उन सभी चर्चाओं का बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि है। अब इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रचलित मनोविज्ञान है, प्रचलित समाजशास्त्र है और प्रचलित अर्थशास्त्र है, इनमें जो समस्याओं के विश्लेषण है और इन विश्लेषणों को देखते हुए ऐसे कौन से इश्यूज एंड चैलेंजेस, ऐसे कौन से जटिल मुद्दे हो गए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, और सॉल्यूशन मध्यस्थ दर्शन द्वारा प्रस्तुत किया है विकल्प के रूप में। तो उनमें जो गैप है वो गैप देखना मुझको लगता है ऐसे अभ्यास से, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सिटीज का प्रभाव हमारे ऊपर है। हमारा प्रत्येक व्यवहार ये 3 शास्त्रों के प्रभाव में हो रहा है आज। इसका मतलब है कि हमारी मूल्यमयता पर ये 3 शास्त्रों के प्रभाव काम कर रहे हैं, और हमारी जो प्रत्येक आचरण, व्यवहार, इन व्यवहारों पर सभी मान्यताएं फंक्शनल है। तो अब मानव मूल्य पर काम करने का मतलब है पहले इन सभी प्रभावों को व्यवस्थित आकलन करना और उन्हें निराकरण करने के लिए तैयार होना। स्वाभाविक है ये सभी जांच कर ही हो, तभी विकल्प हमको स्पष्ट दिखेगा, ऐसा मुझको लगता है। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते समय जो पहला मानव मूल्य है, धीरता, समझने के लिए धीरता। यदि हम इन कॉम्प्लेक्सेस को समझेंगे नहीं, अधीर होकर कूद पड़ेंगे, तो फिर आगे जो उसका प्रभाव है संबंधों में, उन शिष्टताओं में, और जो साधन है वस्तु के रूप में, इन सब पर पड़ता है। तो ये अंतर संबंध हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए समझने के लिए धीरता, समझने के बाद धीरता बनी ही रहती है। मुझको लगता है कि ये आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अच्छे से। इसलिए आचरण की फ्रेम जिसमें नीति मूल्य और नीति मूल्यों की जोड़ से जो चरित्र स्पष्ट होता है मानव का, ये हमारी चौखट कल्पना में आए, और ये आचरण पर जो प्रभाव है कंटेम्पररी डिजाइन का, जो प्रचलित डिजाइन के प्रभाव को हम बखूबी पहचान पाना, और ये जो प्रभाव इच्छा विचार आशा पर आ गए हैं, हमारी कल्पना में ये सारे मुद्दे पहुंच गए हैं, तो वो कौन सी शक्ति है जो इन प्रभावों को दूर कर सकती है? आज तो वो शक्ति हमारे पास नहीं है। इसलिए ये जो शक्ति अभी हम लेंगे थोड़ी देर के लिए, भाषा है, ये बाबा जी के समाधान की शक्ति हम अभी उधार के रूप में लेंगे। अच्छा, ये तब लेंगे जब हमारी तीव्र इच्छा होगी कि इन कॉम्प्लेक्सेस से हमें दूर जाना है, निकलना है, और सरल सहज होना है। तो आगे हम मानव मूल्यों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न पूर्णिमा दीदी ने भेजे हैं, कल हम उन प्रश्नों को उत्तरित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मंगलमयी उपस्थिति के लिए, आज के दिन की मंगल प्रेरणाएं। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही सुखद सत्र आज का रहा। प्रेम मूल्य, विश्वास मूल्य, स्नेह मूल्य, इन श्रेष्ठ मूल्यों के साथ सभी संबंध को एक ऊंचाई पर हम ले जा सकते हैं और जीवन मूल्य की रोशनी में मानव मूल्य अध्ययन से जीवन में विश्राम, मानव में समाधान, ये स्थिति हम बनाए रखने का प्रयास हमें करना है। इसी सीख के साथ आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।